नमस्कार दोस्तों, मैं अनका स्वागत करती हूँ आपका अपनी एक्सीलेंस फैमिली में, जहां आज हम जानेंगे वैकल्पिक क्रय विक्रय माध्यमों का प्रादुर्भाव। मतलब वैकल्पिक का मतलब होता है किसी कार्य का अगला विकल्प क्या हो सकता है। जैसे किसान लोगों की कृषि उपज थी, उसमें सरकारी हस्तक्षेप था कि सरकार अनाज मंडियां उपलब्ध करा रही थी, भंडार गृह उपलब्ध करा रही थी, उनकी फसल की एक निश्चित कीमत उनको दे रही थी। तो इनके अलावा भी क्रय विक्रय के क्या वैकल्पिक विकल्प हो सकते हैं? क्या जरूरी है कि किसान लोग डायरेक्ट कृषि मंडी में, अनाज मंडी में ही जाकर, कृषि मंडी नहीं, अनाज मंडी में जाकर फसल को बेचे? क्या इसके अंदर वो कोई दूसरा विकल्प नहीं अपना सकता? तो आज के इस टॉपिक में हमें उस दूसरे विकल्प के बारे में ही बात करनी है कि वो दूसरा विकल्प क्या हो सकता है। तो लिखा है, अब यह बात सभी अनुभव कर रहे हैं कि यदि किसान स्वयं ही उपभोक्ता को अपना उत्पादन बेच सके तो उसे अधिक आय प्राप्त होगी। बेच सकता है, पहले भी बेच सकता था और अभी भी बेच सकता है। पहले सरकार ने बाध्य नहीं किया है कि आप अपनी उपज को कृषि मंडी में आकर ही बेचो या अनाज मंडी में आकर ही बेचो। उन्होंने तो पहले बस आपको शोषण से बचाने के लिए आपकी उपज का एक दाम फिक्स किया था या आपको सहायता दी थी। तो कुछ किसान लोग ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि अब उपभोक्ता को सीधे माल बेचे तो इससे हमें क्या फायदा होगा, या जो भी हमारी उपज है, फल सब्जी किसी भी चीज को लेकर, तो सीधे उपभोक्ता से कनेक्शन रखने पर या अनुबंध करने पर हमें क्या फायदा है। तो लिखा है यहाँ कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अपनी मंडी, पुणे की हाट पसार मंडी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की रायथुबास नामक फल सब्जी मंडियां तथा तमिलनाडु की उझावर मंडी के कृषक बाजार इस प्रकार से विकसित हो रहे वैकल्पिक क्रय विक्रय माध्यम के कुछ उदाहरण है। मतलब अब सोच रहे हैं कि सीधे उपभोक्ता को उपज बेची जाए तो इससे हमें फायदा होगा। इसके कुछ उदाहरण यहाँ पर बताए गए हैं। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब विश्व व्यापार संगठन ने भी इसकी सराहना की है तमिलनाडु की उझावर मंडी की, कि यह विकल्प बहुत अच्छा है। फिर आगे लिखा है, ये सब कुछ वैकल्पिक विपणन संरचनाओं के उदाहरण है। यही नहीं, अनेक राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय त्वरित खाद्य पदार्थ, फास्ट फूड बनाने वाली कंपनियां भी अब किसानों के साथ कृषि उत्पाद की खेती, फल सब्जियों के लिए उत्पादकों से अनुबंध कर रही है। मतलब फास्ट फूड, जैसे हम फ्रेंच फ्राई, चिप्स, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, ये जितनी भी सारी चीजें होती है, तो इसकी जो कंपनियां होती है, तो ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट किसान लोगों से अनुबंध कर रहे हैं कि हमें आपके खेत से आलू चाहिए, ठीक है, हम हर वर्ष आपसे ही आलू लेंगे, तो आप आलू की पैदावार करो और इसका जितना भी पैसा होगा आप हमसे एडवांस ले लीजिए। तो इस प्रकार से किसान को एडवांस में फसल का दाम मिलने लगा। तो यह वैकल्प एक अच्छा सिद्ध हो रहा है। फिर आगे लिखा, किसानों को उचित बीज तथा अन्य आगत तो उपलब्ध कराती ही है, उन्हें पूर्व निर्धारित कीमतों पर माल खरीदने का आश्वासन भी देती है। तो ये कंपनियां उन्हें अच्छे बीज उपलब्ध करा रही है। मतलब कुल मिला के किसान काम करेगा, बाकी जो भी वस्तुएं लगेगी वह सब ये राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो किसानों से अनुबंध कर रही है, फास्ट फूड की जितनी भी रेस्टोरेंट है, इनकी जो भी कंपनियां हैं, ये सब इनसे एक अनुबंध कर रही है काम को लेकर कि आपकी उपज को सीधे हम खरीदेंगे। और उपज कैसी होनी चाहिए, इसके लिए बीज, जो भी वस्तुएं लगेगी, ये हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। तो इस प्रकार किसानों को एडवांस मिल रहा है और बस किसान को केवल काम करना है। एडवांस मतलब उपज की बुआई नहीं हुई, कटाई नहीं हुई, बाजार में नहीं, उससे पहले किसान के हाथ में दाम आने लगा इस प्रकार के वैकल्पिक प्रयोग से। फिर कहा जाता है कि ऐसी व्यवस्थाएं किसानों की कीमत विषयक आशंका और जोखिमों का निवारण करेगी। मतलब किसानों को एक आशंका रहती है कि मेरी इस उपज का बाजार में क्या दाम मिलेगा, मैं चाहता हूँ 20 रुपए किलो के हिसाब से मेरी ये वस्तु बिके और बाजार में पता चला 5 रुपए किलो का दाम है। तो किसान को कीमत को लेकर जो आशंकाएं थी वो समाप्त हो गई और जोखिमों का निवारण भी हो गया कि फसल बिके या ना बिके, इसकी फसल का दाम निश्चित हो गया है, अनुबंध हो गया है कि अब मेरी फसल को यह व्यक्ति ही खरीदेगा। साथ ही इनसे कृषि पदार्थों के बाजारों का भी विस्तार होगा। क्या इस प्रकार की व्यवस्था से छोटे किसानों की आय में वृद्धि होगी? बताना कमेंट सेक्शन में अगर आपको ये विकल्प सही लगता है तो। फिर आगे लिखा, 2020 में भारतीय संसद ने कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए 3 कानून पारित किए थे। वह 3 कानून थे, पहला कानून था इसमें कृषि संवर्धन व सरलीकरण,
दूसरा था कृषि सशक्तिकरण व संरक्षण और तीसरा था आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम। ये 3 अधिनियम पारित किए गए थे किसानों के लिए। किसानों के कुछ वर्ग इन सुधारों का समर्थन करते हैं, वही बाकी किसान विरोध करते हैं। इन कृत्यों पर अभी भी बहस चल रही है। इन कानूनों का विवरण इकट्ठा करें और कक्षा में बहस करके चर्चा करें। मतलब एनसीईआरटी आपको कोई समस्या बताती है, उसको समझाती है और फिर बताती है कि आप भी इस समस्याओं के बारे में अपनी राय दो कि क्या ये काम हमने किया तो सही किया, क्या ये काम हो रहा है तो सही हो रहा है, क्या इसका फायदा है, क्या नुकसान है। ठीक है, तो मुझे तो एनसीईआरटी आपको पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है। तो आपको पढ़ने में कैसा लगता है और आपको समझ में आता है या नहीं आता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिए।